नमस्ते एंड जय हिंद। पिछले कई दिन कुछ सपने जैसे ही गुजरे थे। उस लड़की का मेरी ज़िंदगी में आना, मेरे पेरेंट्स का कन्विंस हो जाना, मेरा उस एकेडमी में एडमिशन लेना, पर अब तक कुछ दिल में मलाल सा बाकी था। अभी तक उस लड़की का नाम मेरे कानों में नहीं पड़ा था। अभी तक उस लड़की को मैं अच्छे से जानता नहीं था। अभी तक उस लड़की से मेरी बात तक नहीं हुई थी। फिर भी दिल में एक खुशी सी थी कि रोज़ उसको देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा था। अभी मेरे सामने एक बहुत बड़ा कठिन समय था, क्योंकि मुझे पता करना था उस लड़की का नाम। और हर एक लड़के की तरह मैं भी डरता था कि डायरेक्ट जाके उससे नाम पूछूं। इसीलिए मैंने कुछ प्लान सोचा और अपने ग्रुप के साथ मिलकर उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार था। पर क्या इस प्लान में मैं कामयाब हो पाऊंगा, या फिर मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी, या फिर मैं पकड़ा जाऊंगा और रस्टिकेट हो जाऊंगा। कई सारे मेरे दिमाग में मलाल थे, कई सारे मेरे दिमाग में सवाल थे। इन सब सवालों के जवाब आपको दूंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए। काश तुम मेरे होते। एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु पे। 22 सितंबर 2009। नाम ढूंढने की कोशिश। अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। माँ को लगने लगा था कि लड़का धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है। पर शायद मम्मी को मैंने अभी तक की सच्चाई बताई नहीं थी, और शायद बताना चाहता था पर दिल में हिम्मत ही नहीं हुई। अपनी गाड़ी निकाल के साईं मंदिर पहुंचा। साईं मंदिर पहुंचते ही मैंने साईं बाबा के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद जब मैं बाहर निकला, अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। हाय अनिकेत, कैसे हो तुम? मैंने फ़ोन उठाते ही तुरंत कहा, यार मैं तो ठीक हूँ, तुम जल्दी इंस्टीट्यूट आने वाले थे ना? आज हमको प्लान करना है ना कि कैसे उसका नाम पता करना है। अनिकेत ने तुरंत जवाब देते हुए मुझसे कहा। आजू बाजू से इतनी गाड़ियों की शोर थी कि मुझे शायद अनिकेत की आवाज़ उतनी ठीक से नहीं आई, बट ये ज़रूर समझ गया था कि अनिकेत मुझे जल्दी बुला रहा है। हाँ, बस 10 मिनट में इंस्टीट्यूट पहुंच जाऊंगा, मैंने कहा और फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखते ही मुझे तकरीबन 10 मिनट लगे होंगे अपने इंस्टीट्यूट पहुंचने में। इंस्टीट्यूट पहुंचते ही मैंने देखा कि मेरे तीनों दोस्त इंस्टीट्यूट के बाहर ही मेरा इंतज़ार कर रहे थे। हमारी क्लासेस शुरू होने में भी आधा घंटा बाकी था। मैं अपने दोस्तों तक पहुंचा। हमने यूनानिमसली डिसीजन लिया कि हम लोग कैंटीन में जाकर बैठेंगे और वहाँ पे एक प्लान बनाएंगे। रास्ते में यूँ तो 10 मिनट मेरे पास अकेले में थे सोचने के लिए कोई प्लान, तो मैंने एक सिंपल पर बहुत ज़्यादा मुश्किल प्लान सोच लिया था। हम लोग कैंटीन में बैठे, सबने चाय कॉफ़ी ब्रेड ये सब चीज़ें ऑर्डर की। तभी अचानक विजय ने मुझसे पूछा, भाई उसका नाम ढूंढने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी के पास कोई आइडिया है? यार मेरे पास एक आइडिया तो है, पर वो सिंपल है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी। पता नहीं ये आइडिया हम लोग एग्जीक्यूट कर पाएंगे या नहीं। वो हम लोग बाद में सोचेंगे, पहले आइडिया तो बताओ। कृष्णा ने बीच में इंटरप्ट करते हुए कहा, देखो, डीआईडी के पास में एक फाइल होती है। उस फाइल में वो सब बैचेस के सब मेंबर्स के पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ में उनके फॉर्म्स रखता है। अगर किसी तरह मैं उस फाइल तक पहुंच जाऊं और वो फाइल में उसका नाम ढूंढ लूँ, उसका फ़ोटो देख लूँ, तो शायद मुझे सब पता चल जाएगा। वो कहाँ की है, कैसी है, क्या करती है, कहाँ रहती है, क्या उसका नाम है, ये सब चीज़ें मेरे को उस फाइल से पता चल जाएगी। मैंने गंभीर होते हुए कहा, हाँ ये प्लान तो ठीक लग रहा है, पर इसमें एक प्रॉब्लम है कि डीआईडी की वो फाइल बहुत कम बार ऐसा होता है कि वो उसके पास नहीं होती। ऐसा भी होता है कि वो अपने साथ ही रखता है, अपने बैग में ही रखता है। भाई कुछ तो चांस लेना पड़ेगा। अगर ये नहीं हो पाया तो फिर शायद हमारे पास में कोई ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगे। मैंने निराश होते हुए कहा, यार शांत, एक काम कर सकते हैं, मैं विजय और कृष्णा डीआईडी को अपने ही क्लास में इंटरप्ट करके रखेंगे, उनको हम लोग हमारी चीज़ों में इन्वॉल्व करके रखेंगे। तब तक तुम कोई बहाने से जाके डीआईडी के कैबिन में जाना, वहाँ से वो फाइल देखकर, नाम देखकर वापस आ जाना। अनिकेत ने मेरे प्लान को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए कहा। हम सब लोग इस प्लान के लिए तैयार थे। मुझे भी ये प्लान अच्छा लग रहा था, मुझे भी ये प्लान सही भी लग रहा था। पता नहीं ये पागलपन में क्यों करने जा रहा था, क्योंकि शायद उस लड़की का नाम ढूंढना मुझे मेरे रस्टिकेट होने से ज़्यादा चिंतित करता था। हम सब लोग हमारे क्लास में चले गए। क्लास में बैठते ही हम लोगों ने आंखों ही आंखों में इशारे करके पूरा प्लान एग्जीक्यूट करने का वादा कर लिया। तभी अचानक डीआईडी क्लास में एंटर होते हैं। ओके डार्लिंग्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग?
उन्होंने चिल्लाते हुए हमको विश किया। हम लोगों ने भी ओबीडियंट बच्चों जैसे मुंडी हिला दी। ओके, तो आज से सर्कल्स खत्म, उन्होंने सार्कास्टिक वे में कहा। जैसे ही ये वर्ड सुने कि सर्कल्स खत्म, क्योंकि पिछले कई दिनों से सिर्फ सर्कल्स बनाते बनाते घर में भी चपाती सर्कल बनने लग गई थी। हर चीज में सर्कल नजर आने लग गए थे। और जब आज पता चल रहा है कि सर्कल्स खत्म हो गए, अभी हमको सर्कल्स नहीं बनाने हैं, तो शायद दिल में एक अच्छी सी फीलिंग होने लग गई थी। तभी मेरी खुशी को तोड़ने के लिए डीआईडी ने अगला स्टेटमेंट दिया, सर्कल्स खत्म और ट्रायंगल चालू। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ज्योमेट्री पढ़ने आया हूँ या एनिमेशन पढ़ने आया हूँ, क्योंकि शुरुआत के कई दिनों में मैं सिर्फ सर्कल्स और ट्रायंगल्स ही ड्रॉ कर रहा हूँ। पहले सर्कल्स थे और अभी ट्रायंगल्स। पता नहीं, खैर मेरा तो लक्ष्य कुछ और था, पर जो लोग यहाँ पे सही में एनिमेशन करने आए थे, मेरा दिल उनके लिए बहुत भरा आया था, क्योंकि वो लोग बेचारे क्या सोच कर आए थे और उनके साथ क्या हो रहा था। ये सब चीज़ें सही चल रही थी, तभी मैंने अपने दोस्तों को इशारा कर दिया। वो लोग मेरा इशारा समझकर डीआईडी के पास चले गए। डीआईडी को उलझाते हुए वो कुछ बात करने लगे, तभी मैं डीआईडी के पास पहुंच के बोला, सर मुझे पानी पीने जाना है, मैं जा सकता हूँ?" सर ने मुझे खुशी खुशी परमिशन दे दी। मैं बाहर निकला, दाएं बाएं देखा, वहाँ पे कोई नहीं था। मैं थोड़ा सा लॉबी से आगे बढ़ा और डीआईडी के कैबिन के दरवाजे तक पहुंचा। वहाँ पे अभी तक तो कोई दिखा नहीं था। पैर कांप रहे थे, माथे पे पसीना था। डीआईडी के कैबिन का दरवाजा खोला। कैबिन का दरवाजा खोलते ही एक हल्की सी रोशनी आई, क्योंकि डीआईडी का कैबिन में ज्यादा लाइट्स नहीं थी, क्योंकि जब वो कैबिन के बाहर होते थे लाइट्स अंदर में नहीं हुआ करती थी। तो एक लाल बल्ब मेरे को जलता हुआ दिखा। मैं डीआईडी के कैबिन में पहुंचा। एक बड़ी सी कांच की विंडो थी जिसमें से पूरे एकेडमी पे नजर रखी जा सकती थी। मैं कैबिन का दरवाजा बंद करते हुए रेंगते हुए पहुंचा। तभी अचानक उस कांच की विंडो से मुझे वो लड़की दिखी, जिस लड़की के लिए इतनी तपस्या मैं कर रहा था। खुले हुए बाल रखकर, येलो कलर का टी शर्ट पहनकर, ब्लैक कलर की जीन्स, आंखों में मस्कारा। धीरे धीरे मैं उसकी आंखों में खो गया था। सोच में पड़ गया था कि क्या यही मैं सोच रहा हूँ, यही मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, समझ नहीं रहा था। माइंड पूरा ब्लैंक हो गया था, पर वो आंखों के सामने जरूर खड़ी थी। उस कांच की विंडो से मैं उसको निहारता रहा। शायद अगर उसने मेरे को देख लिया रहता तो कंप्लेंट हो जाती थी। कंप्लेंट नहीं भी होती थी तो वो मेरे बारे में क्या सोचती थी, इन सब चीजों से मैं दूर एकटक निहारता रहा। शायद ये मेरा प्यार था। अब मैं इसको प्यार भूल भी सकता हूँ, ऐसा मुझे लगने लगा है, क्योंकि जिसके लिए आप पूरा अपना अस्तित्व बदल देते हो, वो प्यार नहीं तो क्या है। मुझे लगता था ये प्यार ही है। मैं उसको देखता रहा, उसके खुले बालों को देखता रहा। दीवार पे एक वॉल फैन था जो थोड़ी थोड़ी देर में घूमकर उस तक पहुंचता था, और जब वो वॉल फैन उस तक पहुंचता था तब उसके बाल मस्त हवा में उड़ने लगते थे, मानो कुदरत ने ऐसा दृश्य सिर्फ मेरे लिए बनाया हो। मैं अपने सपनों में खोया था, तभी अचानक मेरे फोन की मैसेज ट्यून बजी और मैं वास्तविक दुनिया में वापस आ गया। वो सामने खड़ी थी, जेब में फोन पड़ा था। पहले किसको देखूं? तभी अचानक दिल में मलाल आया कि हो सकता है कि किसी का, मेरे दोस्त का मैसेज हो कि कुछ अनहोनी होने वाली है, निकलो वहां से। तभी मैंने मैसेज खोलकर देखा और पता चला कि विजय ने मुझे यही मैसेज किया था कि डीआईडी कैबिन की तरफ आ रहे भाई, अपने आप को बचाओ। हड़बड़ी में समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। पूरे कैबिन में यहाँ वहाँ ढूंढा, छुपने की जगह कहीं नहीं मिली, क्योंकि कैबिन में एक बड़ा सा टेबल रखा हुआ था जिसमें ड्रॉवर्स थे। उस टेबल के ऊपर फाइल थी और वो पहली बार मेरी नजर पड़ी थी उस फाइल पर अभी तो मुझे यहाँ से जाना था। मैंने कैबिन का दरवाजा खोलकर जैसे ही बाहर देखा तो देखा कि डीआईडी कैबिन की तरफ बढ़ रहे थे। अगर मैं उनके कैबिन से बाहर निकलता तो पकड़ा जाता। मैं दौड़ के टेबल के नीचे छुप गया। तभी डीआईडी अपने कैबिन में एंटर होते। कैबिन में एंटर होते ही उन्होंने कैबिन में कई सारी लाइट्स जला दी, जिससे वो लाल बल्ब तो बुझ गया, पर कैबिन में उजाला हो गया था। उस उजाले को देखकर मैं और डर गया। मैंने अपना मोबाइल वापस खोला और विजय को मैसेज किया, भाई इस पांडा से मुझे बचा ले यार। और उस मैसेज का रिप्लाई विजय ने एक स्माइली के साथ दिया। मुझे इतना गुस्सा आया कि यहाँ पे मैं फंसा हुआ हूँ और ये मुझे स्माइली भेज रहा है। तभी मैंने विजय को मैसेज किया कि यहाँ तुम्हारा दोस्त फंसा हुआ है, उसके ऊपर में यमराज मंडरा रहे हैं और तुम मुझे स्माइली भेज रहे हो।
अबे मुझे बचाओ। विजय का कोई मैसेज नहीं आया। मुझे लगा कि शायद डर के मारे ही मेरे दोस्त लोग मेरा साथ छोड़ देंगे। और दोस्ती आपसे ऐसी चीज करवाती है जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं लगाई होती है। मेरे सारे दोस्त मेरे मदद के लिए वहां पहुंच गए। तभी डीआईडी के कैबिन पर नॉक हुआ। वो था विजय। विजय ने बोला, सर मुझे थोड़ा सा आपकी मदद चाहिए ट्रायंगल्स बनाने में। लेफ्ट टू राइट जाना है, राइट टू लेफ्ट जाना है, समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे हेल्प कर सकते हैं? विजय ने सर को तुरंत बोला, ओके तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। डीआईडी ने विजय को जवाब दिया। विजय की इस दरखास्त को सर मना नहीं कर सकते थे, क्योंकि गुरु और शिष्य का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है कि गुरु कभी शिष्य को कोई चीज के लिए मना नहीं कर सकता ना। डीआईडी वहां से तो चले गए और धीरे धीरे दबे पाँव से मैं बाहर निकला और मैं भी वहां से बाहर चले गया। बाहर जाते ही मैं अपने क्लास में पहुंचा। क्लास में पहुंचते ही सबसे पहला सवाल डीआईडी की तरफ से मेरे पे आया, तुम पानी पीने गए थे या कुआं खोदने गए थे? सर ने गुस्से से पूछा। सर पानी पीने के बाद रेशमा मैम ने मुझे कॉन्फ्रेंस हॉल में कुछ काम के लिए बुलाया था, इसलिए लेट हो गया। शायद मैं आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलना सीख गया था। बिल्कुल अच्छी बात नहीं थी, पर प्यार मुझसे क्या क्या करवाने वाला था पता नहीं था। ठीक है जाओ बैठो, ट्रायंगल्स बनाओ, सर ने गुस्से से मुझे कहा। मेरे सारे दोस्त मेरे तरफ देख के हंसने लग गए। शायद उनको ये लगा था कि मैंने नाम ढूंढ लिया, मेरे को सब समझ गया। पर उनको क्या पता था, अभी तक मुझे ना नाम पता चला था, ना ही वो फाइल मेरे हाथ में लगी थी, क्योंकि वो फाइल तो डीआईडी अपने साथ लेकर चले गए थे जब विजय ने उनको बुलाया था। इस बात से बेखबर मेरे दोस्तों के मन में इतनी खुशी थी कि हमने एक प्लान बनाया, उसको फुल्ली एग्जीक्यूट कर लिया। पर अभी तक मेरे पास में उसका नाम नहीं आया था। ये मैं अपने दोस्तों से कैसे कहूँ और किस तरीके से मैं उनको ये सब चीजें बताने वाला हूँ? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए। काश तुम मेरे होते। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का जरूर से ध्यान रखिए। बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए। इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। और आगे की कहानी के लिए बने रहिए, देखते रहिए। काश तुम मेरे होते। एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु पे। जय हिंद।